जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनेश श्रीवास्तव। आज हम एक बार फिर से उस विषय को लेके उपस्थित हुए हैं जो विषय हमारे लिए गंभीर बना हुआ है। समस्या ये है कि लगातार कोविड के बाद से हम लगातार ये देख रहे हैं कि यंग लोगों की अचानक से मौत हो रही है। पिछले दिनों कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी अचानक से मौत हुई, कुछ लोग कोमा में भी चले गए। ऐसा क्यों हो रहा है और ये पोस्ट कोविड ही क्यों हो रहा है, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। आज हमने इसके लिए आमंत्रित किया है बीएचयू के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर ओम शंकर जी को। तो हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारी समस्याएं क्यों आ रही हैं और इससे बचाव हम कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, कोविड के बाद से कई ऐसे समाचार आ रहे हैं जो लगातार यंग एज के लोगों की सडन डेथ हो रही है और कुछ लोग जो 50 या 60 के बीच में हैं वो भी कार्डियक अटैक के शिकार हो रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं और क्या ये पोस्ट कोविड कोविड का जो असर है उसकी वजह से है या कुछ और भी कारण है? नहीं, ये सवाल आपने बहुत वाजिब सी उठाई है और इसमें बहुत सारे कारण हैं। जी। ऐसा नहीं है कि हृदय रोग अचानक से शुरू हो गया है और मसला ये है कि हम हृदय रोग को पहले इससे इतनी गंभीरता से नहीं लेते थे और इसमें पहले से पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे ये जो महामारी है कोविड, जी। अगर भारत सरकार के आप वास्तविक जो सरकारी आंकड़े हैं उसको देखें तो यहाँ मौतों की संख्या टोटल कोविड में 7 लाख से कम है जी। और अगर पूरी दुनिया के मौतों को देखें तो वो 70 लाख से कम है। अगर आप इस साल को छोड़ दें, 2-3 साल जो कोविड एरा का, अगर उसको डिलीट भी करते हैं और उससे पहले के बनाम अब के अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि हृदय रोग से एक साल में इस देश में मात्र, यानी कि भारतवर्ष में मात्र कोविड के कुल भारत में हुए मौत से 10 गुने ज्यादा मौतें होती है, होती आई है। और अगर आप ये देख ले कि पूरी दुनिया में कोविड से जितनी भी मौतें हुई, यानी लगभग आप 65 से 70 लाख मानकर चलिए, उतनी मौतें हर वर्ष भारतवर्ष में पहले से ही हृदय की बीमारियों से हो रही है। सर, ये पर ईयर है? ये पर ईयर की बात कर रहा हूँ। हृदय की बीमारी पर ईयर है कि लगभग 60 से 70 लाख लोग हर साल इस देश में, सिर्फ भारत में, हृदय रोग से मर रहे हैं। और कोविड से पूरी दुनिया में इतनी भयंकर महामारी के बारे में हमने अफरा तफरी देखी और उसमें कुल मौत की संख्या पूरी दुनिया में जितने भी मौतें हुए वो 70 लाख से कम है। यानी कि इसकी भयावहता को आप समझिए कि हृदय रोग के जो मरीज हैं भारतवर्ष में वो 10 गुने कोविड से ही भी ज्यादा हाहाकार मचाने वाले हैं। लेकिन ये हमें दिखता क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि कोविड कुछ समय के अंदर हो गया, कुछ स्पॉट झटके में आया और मौतें अचानक से बहुत सारी दिखी आपको। तो लाइन जो है लगती हुई दिखी, लाशों के अंबार दिखे, तो हम लोगों को लगा कि ये मौतें जो है अचानक से हो रही। लेकिन हृदय रोग से रोज मौतें हो रही है और कुछ कुछ मौतें होने से ये जो अंबार है वो वहां नहीं दिखता। जबकि ये अंबार एक साल की तुलना में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो उससे 10 गुने ज्यादा है। और ये चूंकि साइलेंट किलर, इसलिए हम इसको मानते हैं कि हम इसको नोटिस नहीं करते, कंपैरिजन नहीं करते, लेकिन वास्तविक में ये इतना भयावह है। और इंडिया और विदेशों की तुलना में अगर आप हृदय रोग के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करें तो सारे रिसर्च में ये देखने को मिला है कि विदेशों में जहां अमूमन जो औसत आयु होती है हृदय रोग से ग्रसित होने वाले व्यक्ति की वो 65 वर्ष के आसपास होती है, जबकि भारतवर्ष में अगर आप ये औसत आयु देखी जाए तो ये 50-55 के आसपास होती है। अगर आप मौत के आंकड़ों का एनालिसिस आप करेंगे तो आप पाएंगे कि हर दूसरा व्यक्ति जो हृदय रोग से जिनकी मृत्यु हो रही है उसकी आयु 50 साल से कम है। यानी कि आधी जो मौतें हैं
पूरे साल में जो हृदय रोग के मरीजों की हो रही है, उसमें आधे मरने वाले लोगों की आयु 50 वर्ष से कम है। जी। अगर आप एक साल में हृदय रोग यानी हार्ट अटैक से खास करके अगर आप देखेंगे, जिस हार्ट अटैक से जो होने की बाद जो अस्पताल में या विभिन्न संस्थानों में वो अपने आप को कांटेक्ट करते हैं, उस आंकड़े में देखेंगे तो हर तीसरा व्यक्ति जो हार्ट अटैक से हृदयाघात हो रहा है या हार्ट अटैक हो रहा है उसकी आयु 40 साल से भी कम है। यानी कि 1/3 व्यक्ति जिनको हृदय आघात हो रहा है उसकी आयु 40 साल से कम है, पहले से ही। ये कोविड से पहले के डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर उनके देखें कि मरने की संभावना, तो 50% लोग जो मरते हैं हृदय की रोगी, उनकी आयु 50 साल से कम होती है। यानी कि हमारे उस समय उस आयु वर्ग में आकर हृदय की जो ये बीमारियां हैं आज गंभीर खतरा खड़ा कर चुका है, और कोविड से 10 गुने बड़ा खतरा है ये हमारे मानवता के लिए, भारतीयों के लिए, भारतवर्ष के ऊपर। अगर इसकी आपने पूछी कि वजहें क्या है, अगर आप पूछेंगे कि इनकी वजह क्या है, तो कई सारे वजहों को आपको समझना होगा और इसमें बदलते भारत के परिदृश्य को समझना होगा। जी। अब भारत में बदलाव जो है, अगर एक रेखा खींचें आप, तो भारत को हम आजाद भारत को 2 भाग में बांट सकते हैं। एक है आजादी से 90 के दशक तक का भारत, दूसरा है ग्लोबलाइजेशन और जिसको निजीकरण या उसको उदारीकरण या जो भी आप कह लें, 90 के दशक के बाद का भारत। 90 के दशक के पहले के जो भारत थे, उसमें अगर आप सालाना मौत के आंकड़े को देखें जो भारत में होने वाली मौतों के बीमारियों से, अन्य से, तो उसमें आप देखेंगे कि जो पहले के समय में यानी कि 90 से पहले वाले दशक में या उनसे और के दशकों में, तो इन्फेक्शियस डिजीज, जो इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारियां होती है, वो मौत की सबसे प्रमुख कारण हुआ करती थी। और धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रीटमेंट और ग्लोबलाइजेशन के बाद जो है ये ट्रेंड धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ, और आप देखेंगे कि उसके बाद आप कंट्रास्ट आपको दिखेगा कि जो इन्फेक्शियस बीमारियां थी वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजों ने उनके बदले अपना जगह बना दी और उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। जैसे उसमें सबसे जो प्रमुख वजह आज उभर के सामने आई है वो है हृदय की बीमारियां और ब्रेन स्ट्रोक, जो दिमाग की बीमारियां और हृदय की बीमारी, ये बहुत बड़ा कारक बन के उभरा है जो टोटल मौत के आंकड़े हैं उसके अंदर। और इसकी वजह क्या है कि देखिए, जैसे ही ये ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ भारतवर्ष के अंदर, इस पे इतना फर्क क्यों दिख रहा है, उसकी वजह अगर आप सूक्ष्म उसकी विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो काल है वो 2 तरह की चीजें हमारे देश में लेकर आई, खास करके एक है टेक्नोलॉजी और दूसरा है उस टेक्नोलॉजी पे आश्रित मशीन। ठीक है, तो यानी पहले के जो हमारे भारतवर्ष थे वो शारीरिक श्रम पर आधारित भारत था, और 90 के दशक के बाद का जो भारत है वो मशीनीकरण वाला, औद्योगिकरण वाला ये भारत है। इसका दूसरा असर क्या हुआ कि हम जो पहले अगर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अगर जाना हो, कोई काम करना हो, तो हम पैदल जाते थे, या ज्यादा से ज्यादा हमारे पास उस समय साइकिल उपलब्ध था लोगों के पास, आम जनता के, या बैलगाड़ी थी। और उसके बाद के दशक में हमारे पास मोटराइज्ड व्हीकल या मोटरसाइकिल या कार या इस तरह की चीजें, जो अगर आप किसानों को देखेंगे तो वो पहले हल का इस्तेमाल करते थे और वो बाद में ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने लगे। उसके बाद एक और चीज जो इसके बाद आई कि जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद जब किसी समाज के अंदर आता है तो हमें याद है अच्छी तरह से, आपको याद होगा और जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं उनको भी याद होगा कि 90 के दशक में तक हम लोग
प्योरली ऑर्गेनिक फूड खाते जी थे। जी जी। और वो ऑर्गेनिक फूड जिसमें ज्यादातर गोबर या ये सब चीजों का उपयोग होता था, और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं था। वो जो खाना था वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जी। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो खाने के जो सामग्रियां हैं वो बदली, और उसमें क्या है, मिलावटी खाने का दौर आया। और जैसे ही आपके पास मोटर व्हीकल बढ़े तो साथ साथ मोटर जब चलेगी तो वो धुआं निकलेगा, जी जी। और औद्योगिकरण होगा तो उसका धुआं निकलेगा। धुआं की जो मात्रा है वो हमारे वायुमंडल में बढ़ती गई, और प्रदूषण साथ में लेकर आया। तो धुआं और प्रदूषण, ये अभी के रिसेंट शोध में पाया गया है कि हर चौथा व्यक्ति जिसको हृदय की बीमारी है वो धुएं की वजह से, यानी फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं, मोटर बाइक से निकला हुआ धुआं, और जो पॉल्यूशन है, ये हर चौथे व्यक्ति को हृदय का बीमार बना रहा है। एक और एस्पेक्ट जो मैंने कहा कि अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो हम खा रहे हैं उसका क्या असर है, ये बहुत ज्यादा सामने नहीं आ रहा। लेकिन आज अगर आप देखेंगे कि जो पाश्चात्य देश जिन्होंने हमारे ऊपर जबरन ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, और हम भी इस लोभ में कि इससे उपज ज्यादा होगी, हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उपज तो आई, लेकिन इसका दो दुष्प्रभाव हुआ। एक दुष्प्रभाव आपकी स्वास्थ्य के ऊपर हो रहा है कि जैसे कैंसर और इस तरह की बीमारियां बढ़ने लगी, हृदय की बीमारियां बढ़ने लगी। दूसरा क्या है कि उसके साथ ही हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा केमिकल खादों का उपयोग शुरू कर दिया। तो हमारे आप देखेंगे कि जो गुणवत्ता है हमारे धरती की वो कम होती जा रही है, मिट्टी की गुणवत्ता कम होती जा रही है, और उपज अब धीरे धीरे कम होने लगा है। और फिर जिन लोगों ने आपके ऊपर पहले ये कह के आपको ज्यादा महंगे बीज दिए कि ये उससे बेहतर है, अब आप उसको लीजिए, अब आपके ही बीज को फिर वो आपको दे रहे हैं उससे और महंगे दाम पे, कहता है कि फिर से आप ऑर्गेनिक हो जाइए। तो हमें लगता है कि ये सब चीजों को अगर कंबाइंड देखें, और उसके साथ जो रहन सहन, जैसे क्या हुआ कि इसके दौर में और भी बदलाव आए। एक बदलाव शहर में आए, दूसरे बदलाव गांव के अंदर आए। तो गांव के अंदर भी जब मशीन उपयोग होने लगे तो जो स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण हुआ करता था वो दूषित हो गया। वहां भी शहरों और इन फैक्ट्रियों से दूषित खाने पहुंचने लगे वहां पर, और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड खाना आपको मिलने लगा, और वहां के भी वातावरण को अगर आप देखें तो वो भी पॉल्यूटेड हो गया जी। और शहर के अंदर क्या हुआ कि पहले जो ये औद्योगिकरण जब शुरू हुआ तो इसका जो असर है, पहले शहरों के विकास होने लगे, तो गांव से लोगों का माइग्रेशन शहर की तरफ हुआ, और जो व्यक्ति शहर में जा रहा है उनको खाने के लिए क्या मिलेगा, वहां तो उनका घर नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, खाना बदोश की तरह आप जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके ऊपर रहने, खाने और लाइवलीहुड वहां पर अर्जित करने के लिए स्ट्रेस बढ़े आपके ऊपर कि रोज खाना क्या खाएं। और उन्होंने खाने के लिए क्या चूज किया, जो शहरों के अंदर सस्ती जो चीजें मिलती थी, और सबसे सस्ती शहरों में क्या मिलती है, पूरी, कचौरी और जलेबी, यही सब मिठाइयाँ, यानी कि मिठाइयाँ और पूरी सब्जी, यानी कि ऐसे खाने को उन्होंने अपना दिनचर्या का हिस्सा बनाया जो कि अस्वस्थ है मेडिकल भाषा में, स्वास्थ्य के हिसाब से अस्वस्थ है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो सब मिल मिलाकर एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। उसके साथ पहले से ही भारतीयों का जीन जो कि हम लोगों के खून के अंदर है, वो हृदय विभाग के लिए, मतलब हृदय की बीमारियों के लिए ज्यादा सेंसिटिव है। मतलब हमारे भारतीयों में हृदय की बीमारियां होने की संभावना ज्यादा होती है। मैंने बताया कि 15 से 20 साल तक पहले हो रही है वो, तो उसमें एक ये भी है। और युवाओं में जो बदलाव आया और बच्चों में जो बदलाव आया, इसका क्या फर्क पड़ा, आप देखिए पहले आउटडोर स्पोर्ट्स खेले जाते थे, बच्चा बाहर में दौड़ता था, गुल्ली डंडे खेलते थे। अब उसके बदले में क्या होगा, कंप्यूटर गेम्स ले लिया, और स्कूल्स आवर्स में हम लोग कबड्डी या इस तरह के तो फुटबॉल खेलते थे, अब वो खत्म हो गए। उसके बाद जो है गेमिंग चेंज हो गया, और जो दौड़ने कूदने वाला जो वातावरण था वो खत्म हो गया। सोशलाइजेशन जो बच्चों का था वो खत्म हो गया। हम लोग ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ होने लगे, और ये जो खाना जो ज्यादा फैटी फूड्स जो हम लोग के, और थोड़ा कुछ आमदनी उसमें बढ़ी
तो लोगों के खाने का तरीका भी बदला, तो लोगों को कुछ खाना भी ज़्यादा खाने लगे। जो एफ्लुएंट सोसाइटी या मिडिल क्लास जो है उन्होंने अपने खाने के हरी फल सब्जियों को बदल के, वो जो ऑर्गेनिक फूड था सब बदल के आपने पाश्चात्य फूड और या मॉडिफाइड फूड या फिर पॉल्यूटेड फूड को आपने खाना शुरू कर दिया, और एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं। तो इन्होंने ये पूरा कंबाइन ने बचपन से ही आप में मोटापा की जो ओबेसिटी की समस्या पैदा कर दी है। ओबेसिटी की समस्या के साथ ही आपके साथ एक बीमारी पैदा होती है जिसको आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, और ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलकर डायबिटीज पैदा करती है, और ओबेसिटी खुद एक ब्लड प्रेशर की बीमारी की महामारी पैदा करती है। तो कहने का मतलब ये युवा और बचपन से ही ये बीमारी शुरू हो गई। और हेल्थ एजुकेशन हमने पाश्चात्य शैली से, ये तो वो खाते पीते क्या है पिज्जा बर्गर वो तो हमने दिया ही, लेकिन हमने वो शैली नहीं अपनाई कि वो दोपहर को भी दौड़ते हैं 2 घंटे, वो हम नहीं कर रहे हैं। हमने अपने मतलब एक हमारे यहाँ कहावत है कि चौबे चले छब्बे बुने और दुबे बन के आए। तो ये वैसे तो मतलब ये जो अगर इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे लिए क्या हो रहा है कि हम लोग अपने आप को एडवांस और बेहतर बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका अच्छाई तो हमने उसकी नहीं ली, हमने उसकी बुराई ले ली। तो हम आगे जाने को सोच रहे थे, लेकिन असल में हम पीछे चले गए। और ये जो दुष्प्रभाव है, इस सब दुष्प्रभावों को अगर मिलाकर देखें और उसमें जो बचा कुचा असर था वो इस कोविड ने नमक मिर्च के साथ मिलाकर आपके सामने परोस दिया। तो पहले से ही हम एक्सपोज थे। औद्योगिकरण के साथ हमारे ऊपर एक बीमारियों का ऐसा बोझ और दबाव, और जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सोने के आवर्स कम हो गए। हमारे युवाओं में शराब, सिगरेट, नशा, तंबाकू, इसकी वो पाश्चात्य वाली शैली वो भी उन्होंने अप्लाई कर लिया, और एक्सरसाइज करने रहे। तो सब मिला के अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया जो हमको मतलब हृदय की बीमारियों को इतनी तेजी से इस देश में महामारी की तरफ फैला रहा है, और ये महामारी कोविड से भी 10 गुना ज़्यादा घातक है। सर, एक चीज़ आपने अंडरलाइन की है कि जो एज है हार्ट अटैक्स की या हार्ट पेशेंट्स की, वो जो डाउन हुई है, तो जो कम एज के लोग हैं उनमें मौत का खतरा कितना ज़्यादा है? मतलब जो या तो ज़्यादा एज वाले हैं उनमें मौत का खतरा कम है या कम एज वाले हैं? अगर आंकड़े को देखा जाए तो हमने 2 आंकड़े पेश किए, आप ध्यान से उसका एनालिसिस करिए। हमने कहा कि हर तीसरा व्यक्ति जिनको हृदय आघात हो रहा है उसकी आयु जो है वो 40 साल से कम है जी। और दूसरा आंकड़ा बताया कि जितनी भी मौतें हो रही है उसकी आधी संख्या जो है 50 साल से आयु की कम है। चूंकि ये 10 साल का इसमें भी गैप है तो एग्जैक्ट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि युवाओं में कम मौतें नहीं हो रही। इतना पक्का है कि युवा में भी उतनी मौतें हो रही है जितना कि एल्डरली में हो रही है मौतें। और इसकी वजह जो है या थोड़ा ज़्यादा ही के है, इसके 2 वजह होते हैं कि हृदय आघात के बाद आपके युवाओं में क्यों ज़्यादा मौतें होती हैं और उसके प्रोबेबल कारण जो है वृद्धावस्था में क्यों थोड़ी उससे रिलेटिवली हार्ट अटैक से कम मृत्यु के चांसेस होते हैं। उसमें होता है कि जैसे जब आपकी आयु बढ़ती है तो आपकी धमनियाँ जो है धीरे धीरे सिकुड़ती है और उसके ऊपर जब हृदय का आघात होता है तो आपका जो हार्ट है पहले से इस तरह के खतरे के लिए प्रिपेयर्ड हो जाता है। लेकिन जब ये नौजवानों में होता है तो आपका हृदय उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं, ना ही मरीज खुद भी प्रिपेयर्ड है, यानी कि डिलेड सीकिंग ऑफ ट्रीटमेंट। जैसे वृद्ध में तो अगर दर्द हुआ तो हमें लगता है कि हार्ट अटैक हो गया, हम फटाक से लेके चले जाते हैं, उसकी केयर कर लेते हैं। लेकिन युवाओं में क्या है, वो हम कहते हैं हम अवॉइड कर रहे हैं, बीमारी हो सकती है। ये जो है ना डिनाइल ऑफ डिजीज, ये जो एक मतलब एक हमारी मानसिकता है या सोच है, और ये सोच जो अवॉइडेंस है ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल के कि आपको फॉलो करना चाहिए, ये हमको कैसे हो सकता है, ये अब आम युवाओं को भी समझाने की जरूरत है कि इस खास हमारे माध्यम से आप जागें। आपको अगर सीने में दर्द हो रहा हो, असह्य हो रहा हो और 5-10 मिनट के बाद भी बना हुआ हो, वो आपके हाथ में जा रहा हो, या आपको अचानक से आपकी बैठे बैठे सांस फूलने लगी और लग रहा है कि अब मैं मर जाऊंगा, मतलब इम्पेंडिंग डूम कहते हैं कि मौत लगे कि हमारे सामने खड़ा है,
या गर्दन में दर्द हो रही है, जाओ में दर्द होने लगा है, आप बेहोश होने लगे हैं, पसीने आने लगे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप समझिए कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है, कम से कम उसको जाकर पहले एक ईसीजी करिए और विशेषज्ञ से सलाह लीजिए और फिर देखिए वो आपका प्रॉपरली इवेल्युएट कराइए कि वो हार्ट की बीमारी है या नहीं है। अगर है तो सही सेंटर में जाने से, सही समय पर जाने से आपकी जो जान बच सकती है। जी सर, महिलाओं में भी और महिलाओं पुरुषों में अगर अलग अलग देखा जाए तो महिलाएं भी अक्सर अवॉइड करती हैं चीज़ों को, अपनी तकलीफ़ को, तो अगर उनमें इसके इफ़ेक्ट्स देखे जाएं कि क्या हो और कैसे हम समझ सकें, तो जैसे कुछ चीज़ें आपने बताई, महिलाएं ऐसे क्या करें जो वो समझ जाएं कि हाँ प्रॉब्लम है। आपने एक बहुत जरूरी सवाल पूछा है। एक बात है कि महिलाएं जब तक मेंस्ट्रुएट करती रहती हैं रजस्वला के दौरान, ऐसा डॉक्टरी अंडरस्टैंडिंग थी या है कि उस समय वो हृदय हार्ट अटैक से प्रोटेक्टेड होती है। अच्छा। लेकिन अब ये नियम भी ब्रीच हो रहा है। ऐसा नहीं कि महिलाओं में नहीं होती है जी। लेकिन महिला और पुरुष में अगर 50 साल के कम आयु में देखी जाए तो महिलाओं में अभी भी बहुत कम हृदय के आघात होते हैं और पुरुषों में ये संख्या ज्यादा है। उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि वहाँ तंबाकू और ये सब सिगरेट, अल्कोहल जो है हमारे समाज में महिलाओं में कम है और ये वेस्टर्न कल्चर में ज्यादा है, तो वो एक वजह हो सकती है। लेकिन असली वजह जो मानी जाती है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल, जब कोई मेंस जब आते रहता है, जो पीरियड्स आते रहते हैं महिलाओं को, वो पीरियड हार्मोनल ऐसा बैलेंस होता है हार्ट के अंदर कि आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने नहीं देता है और धमनियों में, और आपको हृदय आघात की संभावनाएं कम होती है। लेकिन 50 के बाद रैपिडली पिकअप करती हैं और 60-65 तक जाते जाते वो आपके बराबर हार्ट अटैक उनके अंदर भी होता है। और महिलाएं हमारे समाज में हमेशा 2M दर्जे का दर्जा पाया है और आज भी बहुत स्थिति बेहतर नहीं है और इतने प्रिकॉशन उसमें उनके खास उनको ओवर करने की जरूरत है कि अगर आपको भी। और एक और चीज होती है कि महिलाओं में हृदय रोग के सिम्टम्स भी बहुत अनयूजुअल होते हैं। जैसे पुरुषों में आपको बताया कि सीने में, चेस्ट में दर्द हो रहा हो, बाएं दाएं हाथ पे जा रहा है, गर्दन में जा रहा है, या अचानक सांस फूलने लगी, या गैस्ट्रिक जैसा लग रहा है जो आपको कभी थी नहीं। तो ऐसी क्लासिकल प्रेजेंटेशन नहीं होकर उसमें ऐसे पेग चेस्ट होगा, कभी आगे होगा, कभी पीछे, कभी ऐसी चीजें बताती है कि वो क्लासिकल बाउंड्री में नहीं आता है, तो यूजुअली वो नेग्लेक्ट करती है। और मानसिक तौर पर भी हम लोग महिलाओं को केयर भी नहीं देते हैं हमारे समाज में, और वो खुद भी मानसिक तौर पे प्रिपेयर्ड होती है, चलो हमारे पति तो है, हमको कुछ हो गया। तो मानसिक तौर पे नहीं, हमने समाज को इस तरह से शिक्षित कर दिया है कि महिलाएं अपने अधिकार के लिए कुछ बोलती नहीं है। पहले पति को खिलाएंगे, बेटे को खिलाएंगे, तब खुद खाना खाएंगे। अगर खर्च भी करना है तो पहले उनके जीवन बचाने के लिए खर्च की सोचेंगे, खुद के लिए भी नहीं सोचेंगे। जबकि ये बराबरी का हक उनको मिलना चाहिए और ये लड़ाई हर प्रबुद्ध लोगों को लड़नी चाहिए कि जिस समाज की आधी जनसंख्या कमजोर होगी वो समाज कभी मजबूत नहीं। सर, बहुत गंभीर आपने सवाल उठाया है। सर आगे बढ़े तो अगर हम देखें जो हार्ट और लंग में इन्फेक्शन, जैसे कोविड के बाद या कोविड के दौरान भी हार्ट और लंग्स पे ही सबसे ज़्यादा असर रहा है, और तो इसमें ऐसा क्या रास्ता निकाला जाए कि हम चेकअप कराएं, जो पब्लिक है वो कम से कम खर्च में एक नॉर्मल चेकअप कराते रहें और उनको ये पता चलता रहे कि हाँ उनके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या है। देखिए, एक जो आपने इशू उठाया कि कोविड वाली समस्या, कोविड की समस्या और वैक्सीनेशन की समस्या जी, ये दोनों ही समस्या कुछ न कुछ हृदय और लंग्स को अफेक्ट कर रही है जी। और हम लोग ऐसा प्रिज्यूम कर रहे थे या लोग प्रिज्यूम कर रहे थे कि बस कोविड आया और चला गया तो ये वैसे ही है जैसे इन्फ्लुएंजा आया और चला गया, लेकिन ये वाकई ऐसा नहीं है, इस पे फर्क है। और कोविड जो है आपके लंग्स को कई बार परमानेंटली डैमेज कर दिया है, और एक और तरह की समस्या जो सामने आ रही है जिसको प्रोलॉन्ग कोविड कहते हैं, वो 3 महीने के बाद भी, 6 महीने के बाद भी, 1 साल के अब तो बाद भी वो समस्याएं तब से परसिस्ट कर रही है। कई लोगों का कहना होता है कि हमें वो तकलीफ जो है कोविड के समय से पैदा हुई है या कोविड वैक्सीनेशन की वजह से पैदा हुई है। ऐसे भी कई लोग क्लेम करते हैं और इंटरनेशनल ट्रायल्स और रिसर्चों में भी ऐसा देखा गया है कि जब आप कोविड जब हो रहा था आपके समाज में,
तो वो कोविड दो तरह से आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहे थे। एक तो कोविड वायरस डायरेक्टली हमारे लंग्स, हार्ट या खून की धमनियां और शरीर के अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंचा रहे थे। दूसरे तरीके से जो कोविड हमारे समाज में हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे या पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे थे, वो था कि जब कोविड के अगेंस्ट हमारा शरीर जो प्रोटेक्शन बनाते हैं, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, तो हमारी इम्यून सिस्टम जो है ना डिसरेगुलेटेड हो गई थी, अनकंट्रोल हो गई थी। क्या होता है कि यूजुअली रिस्पॉन्स में शरीर में, एक नॉर्मल मनुष्य में जब कोई इन्फेक्शन जाता है तो इन शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता उसके विरुद्ध अपना एक्शन लेती है और उसको कंटेन करने के बाद वो शांत हो जाती है और हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है दुष्प्रभाव से। लेकिन कोविड जो किया वो पूरे हमारे जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसको ही डिसरेगुलेट कर दिया। तो वो जो प्रोटेक्शन था वो अनकंट्रोल हो गया। अनकंट्रोल होने से क्या हुआ कि हमारा जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम था, इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, वो हम ही को हार्म करने लगा और ज्यादा लोगों को वेंटिलेटर्स कोविड के दौरान इसी सब वजहों से हुआ। तो सीवियर कोविड जिन भी मरीजों को रहा, माइल्ड मॉडरेट वाले में बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को मिल रही है, लेकिन जो सीवियर कोविड रहे हैं, जो वेंटिलेटेड रहे हैं, जो हॉस्पिटलाइज रहे हैं, वो सब पेशेंट में प्रोलॉन्ग कोविड और उससे हृदय के ऊपर और लंग्स के ऊपर गहरे उसके असर आज भी देखने को मिल रहे हैं और वो डेफिनेटली 10 से 20% हृदय की बीमारियों को बढ़ा दिया है, हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा दिया है। अच्छा सर, आगे बढ़े तो एक ऐसा भी सामने आ रहा है कि हेमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो जब बढ़ती है बॉडी में तो उससे भी ब्लड क्लॉटिंग या ब्रेन स्ट्रोक के खतरे बढ़ते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे सर? नहीं, ऑब्वियसली आप सही कह रहे हैं कि उसमें ज़्यादातर तो इसके असर जो होते हैं दिमाग के ऊपर देखने को मिलता है, लेकिन कुछ कंडीशन में हो सकता है कि ब्लड क्लॉट बन सकता है और खास करके जब कोई प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस हो तो वो उस कंडीशन को बढ़ा सकता है। वो उसमें ज़्यादा जो उसमें प्लेटलेट जो खून के जो जमने या पतला होने की जो प्रणाली है हमारे शरीर के अंदर, एक प्रणाली है जो खून को पतला बनाकर रखना चाहती है, दूसरी प्रणाली है जो खून को गाढ़ा बनाकर रखना चाहती है, और इस दोनों का समन्वय एक कंडीशन होता है। वो समन्वय के कंडीशन में ही हमारे शरीर के अंदर खून के धमनियों में रक्त का प्रवाह होता है। अगर उन धमनियों में कहीं कोई ब्रीच हो गई, कोई सूजन हो गया, जैसे कि कोविड में हो गया था, या अन्य किसी कंडीशंस में अगर हो जाए तो इस तरह की समस्या पैदा हो जाएगी। जी अच्छा सर, एक चीज़ और कि जो ब्लड डोनेशन किया जाता है, ऐसा भी मैंने कहीं पढ़ा है कि ब्लड डोनेशन करने से जो ब्लड क्लॉटिंग की समस्या या ब्लड के ज़्यादा गाढ़ा हो जाने की प्रॉब्लम है, ये थोड़ी सी मतलब एक नॉर्मल उसमें आ जाती है। ऐसा क्या है? नहीं, देखिए क्या है कि अगर आप यूजुअली हम लोग जब भी ब्लड किसी को देते हैं तो मैच देते हैं जी। अगर हम अनमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दें तो हमारे साथ इस तरह से रिएक्ट कर सकता है। यूजुअली ये रिएक्ट नहीं करते हैं अगर हम ब्लड को मैच करके दें। हाँ, ये समस्या तब पैदा होगी जब आपको स्टोर्ड ब्लड दें, फ्रेश ब्लड नहीं है, काफी ज़्यादा एक्सपायरी के पास है, तब ये सब समस्याएं जो है क्लॉट बनने की समस्याएं पैदा हो सकती है उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। तो मतलब अगर रेगुलर हम ब्लड डोनेशन कर रहे हैं तो आपके डोनर को कुछ नहीं होगा। जो ब्लड हम ब्लड बैंक से लेते हैं, डोनर के लिए तो आप हर 3 महीने पर 1 यूनिट अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इतना यूनिट उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है आपके शरीर। नहीं, मेरे पूछने का मतलब ये है कि जो ब्लड डोनेशन हम कर रहे हैं तो क्या उससे जो हमारे हृदय पे जो खतरे हैं वो कम हो जाते हैं क्या, रेगुलर हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो? नहीं, खतरे कम नहीं हो जाते या ना बढ़ जाते उससे, लेकिन इसमें क्या है कि आपके शरीर में सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बना हुआ है कि 3 महीने के बाद वो अपने आप डिस्ट्रॉय करके उसको रेगुलेट कर देगा उसको। हम दे या ना दे वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम देना चाहें जी तो हमारा शरीर जो है उसके लिए लायक है कि हर 3 महीने पे हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं और विदाउट हार्मिंग योरसेल्फ। और उसके साथ आपको खाना पीना अपना बेहतर रखना पड़ेगा, कि डाइट सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं कि खाली दे रहे हैं और तो नहीं होगा। अगर आवश्यकता है तो 3 महीने या 6 महीने पे आप अपना ब्लड डोनेशन कर सकते हैं और आपके ऊपर कोई खतरा नहीं जी। या आप अगर ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आपको कम खतरा होगा, ऐसा भी कुछ नहीं जी। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है जो वैक्सीन को लेके है कि वैक्सीन का आप क्या प्रभाव पा रहे हैं कोविड की जो वैक्सीनेशन हुई उस पूरे ड्राइव में? देखिए क्या है कि सच्चे मायने में ये पूरे वैक्सीन की जो पूरी दुनिया में खेप लगी है, मैं उससे असहमत हूँ व्यक्तिगत तौर पर जी।
अगर आप देखेंगे कि क्योंकि एक वैक्सीन डेवलप होने में उसकी एक प्रक्रिया होती है जी। और मेडिकल साइंस हमेशा ही उन प्रक्रियाओं से गुजरकर ही समाज में कुछ देता है दवा को उपयोग करने के लिए। और उसमें हमारे पास दो चीजें देखने को होती है, एक होती है एफिकेसी और दूसरा इश्यू होता है सेफ्टी। अब हम सेफ्टी ट्रायल करते हैं और एफिकेसी ट्रायल करते हैं और उसके लिए वक्त लगता है, अलग अलग फेजेस ऑफ ट्रायल होता है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ। तो अलग अलग फेजेस के समय अलग अलग निर्धारित होते हैं और इसका ड्यूरेशन एक वैक्सीन सही मायने में विकसित करने में 5 से 10 साल लगेंगे मिनिमम, वैक्सीन को क्रिएट करने डेवलप होने। जी जी। और ये 2-4 महीने के अंदर 6 महीने में सारा वैक्सीन पैदा हो गए और सभी वैक्सीन लग गए। और मुझे लगता है कि पूरे भारत में अगर एक एक लगे हुए वैक्सीन के साइड इफेक्ट के आंकड़े निकाले जाए जी, तो ये बहुत ही खतरनाक आंकड़े आपके सामने होंगे जी। एक और जो चीज है, लोग समझते हैं कि वैक्सीन जो है कोविड इन्फेक्शन से आपको रोकता है, तो वैक्सीन कभी कोविड इन्फेक्शन से नहीं रोकता। आपको कोई ऐसी वैक्सीन पूरी दुनिया में अभी तक नहीं बनी है जो कोविड इन्फेक्शन से रोकता है, उसकी सीवियरिटी को रोकता है, ये उनका क्लेम है जी। लेकिन ये वास्तव में इसका असर कितना है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वो इसलिए सवाल है कि भारतवर्ष में अगर आप अपने आस पड़ोस में किसी से भी जाकर पूछें तो दूसरी लहर में आपको शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो ये बताएगा कि हमको कुछ नहीं हुआ। दूसरी जो भयंकर लहर उसमें किसी को कुछ नहीं हुआ और ये एक नेचुरल इन्फेक्शन था, यानी कि ये वैक्सीन से कई गुना ज्यादा बेहतर वैक्सीन है जिसको हम रोक नहीं पाए। ये आइडियल आर्गुमेंट नहीं होता कि सबको आप इन्फेक्शन करवा दीजिए, ये मोड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, बट ये हो गया हमारे नहीं चाहने के बाद भी और उसकी वजह से जिनको दुष्प्रभाव होना था वो हो गए, जिनकी जाने जानी थी वो चली गई, जिसको हम बचा पाए या नहीं बचा पाए। लेकिन जो बच गए उनके ऊपर बहुत बड़ा सुंदर प्रभाव भी है उसका और उसकी इम्यूनिटी को उन्होंने बढ़ा दिया। और वो वैक्सीन से अगर आप इजराइल के ट्रायल इसी विषय पर किया उन्होंने, उस पर देखा गया कि जिस व्यक्ति ने वैक्सीन लिया है और जिस व्यक्ति को नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है, उस दोनों में जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है, जिनको कोविड हुआ, उनका प्रोटेक्शन 6 से 24 गुने ज्यादा मजबूत थी उससे जिन्होंने वैक्सीन लिए हुआ। तो दोनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग वैक्सीन देते रहे। अब उसके बाद भी कई फेज ऑफ वो कोविड आए हमारे देश में भी, पूरी दुनिया में। तो हमें लगता है कि कोविड वैक्सीन बहुत जल्दी लॉन्च किया गया, इसके सेफ्टी और एफिकेसी एनालिसिस सही से नहीं किए गए और कंपनियों के ऊपर जो बैरियर्स होने चाहिए थे, कंपनियां पूरी दुनिया में बैरियर फ्री दवा दी है कि हम क्या करते हैं कि जब दवा कोई भी बनाती है कंपनियां, तो उसमें रिस्क बेनिफिट रेशियो देखते हैं कि इसमें प्रभाव कितना है और इसके दुष्प्रभाव कितने हैं। और अगर किसी वैक्सीन दवा या दवा का अगर दुष्प्रभाव ज्यादा है तो हम वैसा चीज उपयोग नहीं करते, लेकिन उसके लिए समय, एक एक चीज, उसकी सेफ्टी, वो इस पूरे प्रकरण में कहीं ध्यान नहीं दी गई। एक और जो बहुत बड़ा इश्यू है वो है कॉस्टिंग ऑफ वैक्सीन। हमें लगता है कि जो कॉस्ट कैलकुलेट करके कंपनियों ने इसका लाभ उठाया वो बहुत ज्यादा है जो एक्चुअल कॉस्ट होने चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ा शोध का विषय है, बहुत सारे इसमें गंभीर प्रश्न हैं और उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईमानदार कमेटियां बनाकर शोध की जानी चाहिए कि ये वैक्सीन तुरंत कहाँ से आई, कैसे पैदा हुई, किसने इसको दी, किनको क्या फायदा हुआ, मनुष्य को क्या फायदा हुआ, आम जनता को क्या फायदा हुआ, वैक्सीन बेचने वाले को क्या फायदा हुआ, सरकारों को क्या फायदा हुआ, कितनी सरकारें बनी और बिगड़ी। ये बहुत बड़ा, बहुत ही गंभीर प्रश्न है और ये $1 ट्रिलियन का इसमें मामला है। बहुत बड़े ईमानदार शोध की जरूरत है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइएगा कि जो आम आदमी है, गांव में रह रहा है या ऐसे रिमोट एरिया में रह रहा है, वो क्या ऐसा
कोई एक ऐसी जांच करा ले जिससे उसको ये पता चल जाए कि उसका हार्ट कितना फंक्शनल है, कितनी प्रॉब्लम में है। जैसे आपने इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग हैं जिनके पास कोई सिम्टम है और दूसरे वो लोग हैं जिनके पास कोई सिम्टम नहीं है। जिनके पास सिम्टम है वो तो उनको तो एक्सपर्ट के पास जाकर उनके पूरे हृदय की जांच करवानी चाहिए। लेकिन वैसे लोग भी हैं जिनके पास जो कोई अभी उनको तकलीफ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनके परिवार में कोई तकलीफ हो, या हो सकता है कि उनको मोटापा हो, या हो सकता है उनको ब्लड प्रेशर हो, या उनको डायबिटीज हो, या ऐसी बीमारियां हो, या फिर वो 35 साल से या उससे ज़्यादा वर्ष के युवा है। इस महामारी को देखते हुए मेरी व्यक्तिगत सलाह होगी कि कम से कम खून की कुछ मिनिमम जांचें जो है, जैसे कि आप CBC कंप्लीट ब्लड काउंट होता है वो करवा लें, किडनी की जांच करवा दें, लीवर की जांच करवा दें, ब्लड शुगर की जांच करवा दें, थायराइड की जांच करवा दें, और साथ में एक ECG करा दें। ये मिनिमम ये जांच अगर करवा लेंगे तो एक बेसिक जो हार्ट के प्रिडिस्पोजिंग कंडीशंस हैं, और अपना BP नपवा लें, ब्लड शुगर तो आपको बता ही दिया, तो इनसे उनको पता चल जाएगा कि उनके ऊपर हृदय के आघात होने के कितने खतरे हैं। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमने बात की डॉक्टर ओम शंकर जी से, और काफ़ी पर्दे उन्होंने खोल दिए हैं हार्ट की डिजीज़ को लेके, क्या हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए, किस तरह से हम अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा थोड़ा चेंज करें, और लगातार हम अपनी जो बॉडी की चेकअप है वो कराते रहें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट में बताइए, और आपके क्या सवाल हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत, किसी नई विषय को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।